वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से कंट्री बेल्जियम को सबसे पहले देखेंगे और बेल्जियम के बारे में जानेंगे। बेल्जियम यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा कंट्री है। बेल्जियम अलग अलग देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में नीदरलैंड्स के साथ, ईस्ट में जर्मनी के साथ, साउथ में फ्रांस के साथ और साउथ ईस्ट में स्विट्ज़रलैंड, जिसे हम लोग दुनिया का जन्नत भी कहते हैं, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो वहीं वेस्ट में नॉर्थ सी है। अगर इसके पॉपुलेशन की बात करें तो 1.17 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं और ये एरिया वाइज इंडियन स्टेट हरियाणा जितना बड़ा है। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को आज की इस वीडियो के मदद से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर पावर शेयरिंग किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका क्या इम्पोर्टेंस है और आखिर ये क्यों ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और जो भी डाउट हो वो कमेंट करके ज़रूर पूछे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी मेजर कम्युनिटी निवास करती है जो कि लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के आधार पे बटी हुई है, एक डच और एक फ्रेंच। और काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे जर्मन लोग भी रहते हैं। तो जो वैलन रीजन है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं जो कि कंट्री में कुल 40% है। तो वहीं फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पीपल जो कि 59% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो वहीं इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में कहानी कुछ अलग ही है। यहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं वो मेजॉरिटी में है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल 80% है तो वहीं डच स्पीकिंग पीपल केवल और केवल 20% है। तो ये कुछ रहा वहाँ का एथनिक कंपोजिशन। तो वहीं 1% जो पीपल है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इस तरीके का डाइवर्स डेमोग्राफी बेल्जियम का था और इसी के मदद से हम आगे समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो नेशनल लेवल पे कंट्री में कुल 40% का कंट्रीब्यूशन करते थे। तो वहीं कैपिटल ब्रुसेल्स में 80% थे। तो उसी जगह अगर हम डच स्पीकिंग पीपल की बात करें तो वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, 59% का कंट्रीब्यूशन करते थे। तो वहीं कैपिटल में माइनॉरिटी 20% थे। अगर हम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की बात करें तो इनके पास एक एज था क्योंकि ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे और ये दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करते थे। तो वहीं अगर डच स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करें तो वो उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे जिससे कि ये किसी भी कम्युनिटी पर डोमिनेंस दिखा सके। तो इसी वजह से दोनों ही कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स क्रिएट होने शुरू हो गए और धीरे धीरे प्रोटेस्ट दिखने लगे। 1950 से लेकर के 1960 तक बेल्जियम में दोनों ही कम्युनिटी के बीच में संघर्ष चलने लगा और प्रोटेस्ट देखे जाने लगे। इसी टेंशन्स को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए और सोचा कि इस टेंशन्स को जितना जल्दी दूर किया जा सके सही रहेगा। और वहाँ के गवर्नमेंट ने इसी संदर्भ में कई सारे डिसीजंस लिए और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सीरीज ऑफ अमेंडमेंट किए गए और इसी अमेंडमेंट के वजह से आज वहाँ पे काफ़ी पीसफुल गवर्नमेंट रन कर रही है। तो अब इसी को हम आगे देखेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या थे और कैसे ये सब कुछ वहाँ पे ठीक किया गया। तो इसके अगर हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट में जो सबसे पहला अमेंडमेंट किया वो ये किया कि सेंट्रल लेवल में दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यानी कि 50% फ्रेंच स्पीकिंग और 50% डच। और वहीं दोनों के लिए अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट भी बनाए गए जो कि दोनों के इशू को सॉर्ट आउट करते। तो वहीं पे कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में ही दोनों के लिए एक अलग सा गवर्नमेंट बनाया गया जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। और वहीं एक कम्युनिटी लेवल का भी गवर्नमेंट बनाया गया जो कि कल्चरल, एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था और इसी के साथ फर्स्ट स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो यहाँ से अब हम एक दूसरे कंट्री यानी एशियन आइलैंड कंट्री श्रीलंका को अब यहाँ से देखेंगे और इसके बारे में अब जानेंगे। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, एशिया में, साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसका पॉपुलेशन 2.2 करोड़ है। ये एरिया वाइज जो है वो इंडियन स्टेट
का जो है हरियाणा के बराबर है। तो वहीं यहाँ पे सिन्हाला जो है वो 74% मेजोरिटी में है। तो वहीं इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, क्रिश्चियन और मुस्लिम यहाँ पे माइनॉरिटी में है 26%। तो वहीं श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में ब्रिटिशर्स से मिली थी। तो ये सब जानने के बाद चलिए अब थोड़ा हम यहाँ एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं और यहाँ के प्रॉब्लम को समझते हैं। सिन्हाला यहाँ पे मेजोरिटी में थी, इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तो वहीं बौद्ध धर्म को वहाँ का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। इस वजह से वहाँ पे रहने वाले माइनॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, जो कि क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम धर्म से आते थे। इन सभी चीज़ों को देख करके वहाँ पे जो भी थे माइनॉरिटी के पीपल वहाँ पे थे, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना ही मांग रखी। वहीं अगर इंडियन तमिल की बात करें तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स श्रीलंका गए थे कॉलोनियल रूल के दौरान, जो कि वहाँ पे बस गए और उसके बाद वहाँ पे रहने लगे। वहीं अगर हम मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करें तो उसके वजह से श्रीलंका में माइनॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जैसे कि श्रीलंका के किसी भी यूनिवर्सिटी में उनके लिए एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं था, श्रीलंकन स्कूल्स में उन्हें एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे। तो वहीं श्रीलंका के गवर्नमेंट जॉब तक में उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया था, यहाँ तक कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए कोई भी फंडामेंटल राइट भी नहीं थे। इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ का सामना वहाँ पे माइनॉरिटी कर रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के गवर्नमेंट से अपने डिमांड करने लगे अपने राइट के लिए, और उन्होंने ये डिमांड किया कि उनके लिए एक सेपरेट कंट्री श्रीलंका में बना। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। इस वजह से वहाँ के माइनॉरिटी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके लिए अब इस देश में कुछ भी नहीं होने वाला है। इस वजह से उन्होंने खुद की एक मिलिटेंट ग्रुप बना ली और उसको लीड कर रहे थे प्रभाकरन, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप के श्रीलंका में लीडर थे। और उन्होंने ही एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम LTTE, और जिसे काफ़ी सारे लोग लिट्टे के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और वो एक सेपरेट कंट्री का मांग कर रहे थे और इसके पास एक खुद का एयरफोर्स था इस मिलिटेंट ग्रुप के पास। और इस वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जिसमें काफ़ी सारे जानें गई थी और काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। इस सिविल वॉर को ख़त्म होते होते साल 2009 आ गया और इस वजह से श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई। और इस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा धक्का भी लगा। और आज के समय में भी जो माइनॉरिटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट है वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा फुलफ़िल नहीं की जा रही है और आज भी स्थिति माइनॉरिटी की श्रीलंका में कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस तरह से इस स्टोरी की एक बैड एंडिंग हुई जो कि हिस्ट्री में हुआ था, हमने आपके को उसके बारे में बताया। तो सबसे पहला एक कंट्री था श्रीलंका जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। दूसरा कंट्री था बेल्जियम यूरोप में, जिसको भी इस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे और दोनों ने ही अलग तरीके से सॉल्यूशन अपनाया। तो बेल्जियम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करके दिखाया, तो वहीं श्रीलंका जो कि अच्छा कर सकता था वो अच्छा नहीं किया। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि पावर शेयरिंग का किसी भी कंट्री में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आज की इस वीडियो में अब हम देखेंगे 2 रीज़न जिसके लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। आखिर वो 2 रीज़न क्या है? तो पहला पोटेंशियल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग 2 कम्युनिटी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को घटाता है। तो जो मोरल रीज़न है वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग होना चाहिए, वरना वो कंट्री डेमोक्रेटिक के लिस्ट में नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं।